चलिए, आज उसी न्यूट्रिशन के बाद अब हम दूसरा बात करने जा रहे हैं। कल हमने बहुत बारीकी से डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या। देखिए, कल हमने बोला कि पोषक तत्वों के बारे में हमने देखा कि इसके 5 घटक होते हैं प्रमुख। कौन कौन से? पहले हमने बोला कि फैट, वसा। दूसरा हमने अध्ययन किया प्रोटीन के बारे में। तीसरा हमने कार्ब्स के बारे में यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात किया। इसके साथ साथ हमने 2 और मुद्दों पर बात की। किस पर? हमने विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में हमने बात किया कि विटामिन क्या क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। और अंत में हमने किसके ऊपर चर्चा की? ये कि वाटर, आपके शरीर में जल होने चाहिए। ये जल यानी 80 से 85% होते हैं लगभग। ये सभी चीजों के लिए लिक्विड बहुत जरूरी होता है। हमने इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया कि वसा क्या होता है, फैट क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओमेगा फैटी एसिड से लेकर और आपका क्या तक, एस्ट्रॉल तक यानी कोलेस्ट्रॉल तक देखा। प्रोटीन के बारे में हमने बात किया कि अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अमीनो अम्ल आज देखिएगा कि हम किस तरीके से एक प्रोटीन जो आप खाते हो उसको अमीनो अम्ल तक तोड़कर दिखाएंगे, राइट? तभी तो डाइजेस्ट होगा। क्योंकि प्रोटीन को, अच्छा फैट की बात करते हैं तो फैट किस में चला जाता है? ग्लूकोज में। आपका शरीर केवल एक बात याद रखिएगा, कल पेपर में आ जाए कि आपका शरीर क्या एब्जॉर्ब कर पाता है, तो ग्लूकोज फैट के केस में। दूसरे केस में करते हैं प्रोटीन, इसके अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड को ही केवल ये डाइजेस्ट कर सकता है, शरीर आपका ले सकता है अंतिम में। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसमें भी ग्लूकोज ही होता है, बन जाएगा। इसमें भी हम क्या करते हैं? ग्लूकोज को ही केवल डाइजेस्ट करते हैं, यानी सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज ये सब आपका शरीर लेता नहीं, आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एक हां, ग्लूकोज के अलावा दूसरा वो हो सकता है जो मोनोसेक्राइड में फ्रक्टोज, उसको एडजस्ट कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। उसके अलावा सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सब कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको ग्लूकोज में तोड़ना ही होगा, अंत में बनेगा। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो हमने ये भी बात किया बेटा विटामिन क्या करते हैं? आपके शरीर में सपोर्टिव रोल करते हैं। सपोर्टिव मतलब आपके शरीर में अपच, रेस्पिरेशन की केस की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं, पाचन तंत्र की बात करें, हार्मोनल बैलेंस की बात करें, जो आपके शरीर की गतिविधियों को तेज करता है और आपके शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ आपका सेकेंडरी मेल कैरेक्टर या फीमेल कैरेक्टर को डेवलप करने में होता है। विटामिन और मिनरल काम करते हैं। तो विटामिन के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था? मिनरल्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी, खनिजों के बारे में भी कि कौन कौन से खनिज किस किस चीज के लिए जरूरी होता है। जैसे नमक के बारे में देखा, नमक के साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैल्शियम की क्या जरूरत होती है, सल्फर की क्या जरूरत होती है, फ्लोरीन की क्या जरूरत होती है, अलग अलग करके हमने देखा। और अंत में जल आता है। आज हम देखेंगे कि जो आप खाना खाते हो आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन का एक प्रकार होता है, याद आ रहा है? मैंने बताया था कि एंजाइम प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या? शरीर के कैटलिस्ट कहलाते हैं, बनेगा। कैटलिस्ट क्या करता है? उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक मतलब गति तेज कर देता है, आपके शरीर में डाइजेशन को तेज कर देगा या डाइजेशन की प्रक्रिया में मदद करता है, डाइजेशन की प्रक्रिया में आपकी मदद करने का प्रयास करेगा, राइट? तो आज इसी प्रोटीन से बने हुए एंजाइम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। शरीर का कौन कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है और उससे शरीर में कौन कौन से तत्व पाचन प्रक्रिया से गुजरते हैं, उन सब के बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा ठहराव के साथ। हम डाइजेस्टिव सिस्टम आज पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अंत तक बने रहना। थक भी सकते हो लेकिन कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। बेटा कभी भी कोई तंत्र आ जाए, पाचन तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाए, तंत्र आ जाए यानी श्वसन प्रक्रिया हो जाए, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो जाए यानी कि जब आपका सफाई होती है, ब्लड छानने का काम हो जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम आपके चारों तरफ जो घूमता है वो चीज। बेटा कभी भी कोई तंत्र आता है तो वो उसमें खास चीज होती है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रक्रियाएं होती है। तो देख लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम पहले फिजिकली, फिजिकल भौतिक रूप से, पाचन तंत्र में भौतिक रूप से जो पचता है वो। अब बता सकते हैं भौतिक रूप से आपके शरीर में क्या पच रहा होगा। दूसरा केमिकली, रासायनिक रूप से। रासायनिक तो हमको पता है, रसायन मतलब क्या? एंजाइम। ये तो हमने बता दिया अभी कि एंजाइम से जो आपको पचता है। एंजाइम की बात करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं, इसको लिख लीजिए, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। लिस्ट मेड अप ऑफ
प्रोटीन। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं केमिकल की या फिर रासायनिक की या फिर भौतिक, एक बात बताइए, आपके शरीर में भौतिक का मतलब समझ में आया ना, फिजिकली भौतिक रूप का मतलब क्या हुआ, जिसमें एंजाइम नहीं है, विदाउट एंजाइम। विदाउट एंजाइम का मतलब क्या हुआ, विदाउट केमिकल रिएक्शन बनेगा, विदाउट केमिकल, बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के। आपके शरीर में ऐसा कौन सा तंत्र है जहां बिना रासायनिक तंत्र के आपके शरीर में डाइजेशन होता है? दांत। दांत सबसे पहले, मुंह तो फिर सलाइवा भी आ जाएगा ना, सलाइवा तो एंजाइम हो जाएगा। दांत, दांत क्या करता है, आप जो भी चीज खाते हो, दांत कोई एंजाइम नहीं रिलीज करता, टीथ है, परंतु जो भी आप खाते हो उसको तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है, आपको पता है ना कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 होते हैं ना, 4 प्रकार के। कृंदन, कृंदन मतलब इंसीजर, कटने का काम करते हैं। उसी बात इंसीजर कैंची जैसे होते हैं, काटने का काम करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर चबाने का काम करता है, घिसने का, और मोलर पूरे तरीके से उसको महीन करने का काम करता है। इसीलिए कहावत कही जाती है ना कि खाना को पानी की तरह खाना चाहिए और पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? खाना को पानी की तरह खाना चाहिए और पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है, पानी को बहुत धीमा धीमा पीना चाहिए और खाने को बहुत लंबे समय तक चबाना चाहिए। क्यों? जितना आप महीन उसको चबाओगे उतना ही आपके पेट को कम काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, लोग 5 मिनट में 2-4 गैलन खाना ठूस लेते हैं नाक बंद करके, ये फिर पेट को डिस्टरबेंस होता है। आप जब रोटी को बिना तोड़े खा लेते हो तो क्या करता है, पेट में सीधे चला जाता है वो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बेटा? मुंह में केवल सलाइवा होता है, सलाइवा उसको पतला कर सकता है, स्लेसिमा हल्का सा उसके बैक्टीरिया को डिसइंफेक्शन कर सकता है जो आपने खाया, क्योंकि आपने हाथ से खाया, चम्मच से खाया, उसमें बैक्टीरिया उसको मार सकता है, लाइजोसोम पाया जाता है, हम बता देंगे क्या। अब इसके बाद यहां से ओसोफेगस और लैरिंग्स है, फेरिंग्स और लैरिंग्स होते हैं, तो फेरिंग्स से लेकर ओसोफेगस तक, जो पेट तक, यहां पेट है, पेट तक कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती। पाचन का होता है मुंह पर होता है, उसके बाद सीधे निकल चला जाता। अब मुंह में कितने देर रोटी रखते हो आप, खाना रखते हो? थोड़ी देर के लिए। इसीलिए कहा जाता है मुंह में ज्यादा देर तक चबाओ, जो हम नहीं करते। सीधे पेट में आकर डाइजेशन सही मायने में चालू हो जाता है, राइट? देखेंगे करके। तो यहां पर क्या आएगा, टीथ। टीथ, हम दांत के बारे में देखेंगे, बनेगा। चले अब यहां पर बात करें, यहां पर क्या आएगा देख लीजिए, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करते हैं। केमिकल, पहला माउथ, माउथ में भी टंग, जीभ पहला। इसके बाद इसी का हिस्सा माना जाता है फेरिंक्स और ओसोफेगस। ओसोफेगस माना जाता है, ओसोफेगस। यहां पर डाइजेशन नहीं होता, परंतु पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद स्टोमक, पेट, उसके अलावा लीवर, पैंक्रियाज बनेगा, यकृत, पैंक्रियाज, अग्नाशय। इसके अलावा अगर आप बात करोगे, इसी में लिख लीजिए बेटा आप, अच्छा चलो गैस्ट्रिक जूस वगैरह तो हम अलग से बात करेंगे। इसके बाद लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, खाने को पचाती है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करती है, जल एब्जॉर्ब करती है। दोनों को उल्टा काम है। देख के लगेगा कि यार बड़ी आंत है तो खाना ज्यादा, लेकिन ना, पहले खाना एब्जॉर्ब होता है, देन पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है खाने के वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आप खाते वक्त पानी पी लोगे तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रॉब्लम आती है। खाना खाने के घंटे बाद पानी पीने के लिए बोला जाता है, यही कारण है। क्यों? क्योंकि फूड तब तक स्टमक के पास से निकल जाता है।
क्योंकि पानी पीते हो तो पानी फट से नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखेंगे, हम ये सब बात करेंगे। क्यों ऐसा बोलते हैं, कभी सोचा है? पेट में HCl होता है। जब आप खाना खाते हो ज्यादा पानी पी लेते हो तो वो क्या करता है, पेट के HCl को डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट मतलब सोचते हो उसके असर को कम कर देता है। तो जो एक्चुअल में वो खाने को गलाने के लिए HCl इस्तेमाल होता है वो हो ही नहीं पाता, और इसीलिए फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे क्या है, एक एक करके बताते जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप देख लिए। हम टीथ से चालू करेंगे, फिजिकल से बनेगा। चलिए पहले टीथ बनाइए, दांत। हेडिंग डालिए फिजिकल डाइजेशन। टीथ, टीथ 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि टीथ 4 प्रकार के नहीं, 2 ही प्रकार के होते हैं। देख लो, पहले 2 फिर 4 बताते हैं। पहला मिल्क टीथ, दूधिया दांत होता है ना जो झड़ जाते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, स्थायी, जो हमेशा रहेंगे। अब इसमें कोई ज्यादा समझदार ना बन जाना कि बोलना सर एक विजडम टीथ भी होता है, बुद्धल दांत, वो डाइजेशन के लिए नहीं होता है, वो कुछ अलग प्रक्रिया है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, बुद्धल दांत बोलते हैं, अंत में निकल जाता है। बेटा मिल्क टीथ और जो परमानेंट टीथ होती है उसमें समझ लीजिए, परमानेंट टीथ 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। लिखिए, एक एक करके लिखना चालू करिए बेटा। इंसीजर कटिंग के काम आते हैं, इसको कृंदंत कहते हैं, कृंदंत। यह कटिंग के काम आती है, कटिंग के काम आती है, बनेगा। कैनाइन के बारे में लिख लीजिए बेटा, यह टीयरिंग, चीड़ने और फाड़ने के काम आती है। टीयरिंग के लिए, चीड़ने और फाड़ने के लिए। कई लोग मांस खाते हो ना तो खींचते नहीं हो, उसके काम आती है। अब जो खा रहे होंगे तो उनको पता होगा, रोटी भी चीड़ने फाड़ने के लिए। ठीक है। प्रीमोलर बेटा अग्र चर्वण, चर्वण कहते हैं, अग्र चर्वण यानी कि शुरुआत के चीरने फाड़ने, चर्वण मतलब ग्राइंडिंग के काम। तो ये दोनों क्या करता है बेटा, अग्र चर्वण, और ये पीछे का चर्वण होता है। तो इन दोनों का काम क्या होता है बेटा, ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग मतलब पीसने का काम होता है। फिर बोलूं, पीसने का काम। अग्र चर्वण, चर्वण पीसने का काम करते हैं। कैनाइन चीर फाड़ करने के काम आता है, टीयरिंग। इंसीजर कटिंग के काम आता है, काटने का काम करते हैं। जब आप किसी को काटते हो ना तो इंसीजर ये देख रहे, ये धस जाती है। वेम्पायर जो ड्रैकुला टाइप के लोग होते हैं वही धसता है। ये बनेगा। ये 4 प्रकार के। बेटा एक बात बताइए, वेस्क में टीथ कितने होते हैं? दांत 32। इसका फॉर्मूला लिख लिए, टीथ फॉर्मूला लिखिए 2 1 2 3, 2 1 2 3। दिख गया? जोड़िए जरा, 2 1 2 3 कितना हुआ? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नहीं समझ में आया? सही है ना फॉर्मूला? क्या लिखा हुआ है? 2 1 2 3। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे मैथमेटिक्स नहीं देखा क्या? 2 1 2 3, एक साइड का डबल। बॉडी आपकी एकदम इक्विलिब्रियम में है ना, 20 से फाड़ोगे तो एक साइड का फॉर्मूला आया, दोनों तरफ आया 16, 4 2 4 6 आया, दिख रहा है? यहां देखिए, एक इधर और एक इधर, बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मूला पूछा गया है। इसको अपने हिसाब से मत लिख देना कि यहां कर दे 4 कर दे, 2 कर दे, 4 कर दे, 6 कर दे। गलती नहीं होना। अब एक दिमाग में आएगा आपको कि सर एक बात बताइए, हम में और बच्चों में क्या अंतर होता है? बहुत आसान है। उनमें क्या होता पता है? 2 1 0 3, 2 1 0 3 बच्चों में, चाइल्ड में, चाइल्ड का लिखिए टीथ है 2 1 0 3, 2 1
03 फॉर्मूला 003 बेटा 2103 2103 2103 ये बस ये दो वाला हट जाता है, उनमें अग्र चर्वण नहीं होते। कितना हो गया, कितना हुआ, 3 3 6 6 कितना, अरे ये कितना हुआ, हाँ बन रहा है, बन जाएगा। क्या हो रहा है, क्या, तो यही है ना, 2120 होता है क्या, 2 नहीं होता बेटा, 2103 ही होता है। कितना बता रहा है, 28 हो रहा है ना, 20 होते हैं, 2102 करेक्ट बोल रहा है। एक शायद ये नहीं होता मोलर, इसमें 2102 होता है, करेक्ट बोल रहा है वो शायद, नहीं 5 5 10 20 हो रहे हैं, 20 करेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है, 2102 करेक्ट पकड़ा है, सही पकड़ा है, हाँ नहीं सही किया है, 2102 होते हैं। ये बच्चों में पाए जाते हैं, टोटल होते हैं 20 टीथ होते हैं उनमें, ठीक है। इनमें अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 32 टीथ दोनों तरफ। ये सीधे पलट जाता है बेटा, हमेशा हाफ कैलकुलेट करते हैं, सीधे पलट जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो बच्चों में क्या होता है 2102 और वेस्ट में क्या होता है 2123, ये याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्यों, क्यों, 2 1 2 3 तो कितना हो जाएगा ऊपर में, अरे 8 ऊपर हुआ, नीचे 8 हुआ, 16 पलटे तो 32, एक तरफ पर निकालते हैं, बीच में फाड़ के 20 से फाड़ के एक तरफ का निकालते हैं, तो पलटोगे तो सीधे 32। तो तुम क्या सोच रहे थे अभी तक, तो एक कील वाला मैंने अभी उसको यही तो बोला कि 20 से बीचों बीच फट जाएगा। आपकी बॉडी सिमेट्रिक है ना, आपके शरीर में हर चीज डबल डबल है, बता सकते हो, मुंह छोड़कर डबल नहीं है, हाँ तो फिर मुंह छोड़कर तो क्या क्या हम यही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बॉडी सिमेट्रिक होती है बेटा, हर चीज बिल्कुल 2 हिस्सों में टूट जाएगी, समझ में आ रहा है। चले चलो लिखो, लिखिए, अब टीथ बनाइए बेटा, दांत देख लीजिए, दांत में भी कुछ कीजिए, हम बता देते हैं आपको, तो आपको पता रहनी चाहिए, दांत को भी देख लो। ये आपका टीथ है, हाँ? दांत साथ साथ बना लो तो आपको दांत के बारे में पता, दांत ऐसे दिखता है ना, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगता है। ये चारू सोच रहे ये मेरा कौन सा दांत है, आज तक हमने देखा नहीं बेटा, इसको तीखा धार करना कर सकते हो। ये बेटा मोलर है, मोलर दांत, पीछे के दांत ऐसे ही होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। ये बीच में लिख लीजिए, कुछ कुछ होता है बेटा, हम बता देते हैं इसमें। इसे कहा जाता है पल्प कैविटी, यहां ऐसे ऐसे करके देख लीजिए। सेंसिटिविटी यही होती है, जब आपके शरीर में प्रॉब्लम होती है ना, जब कीड़े लग जाते हैं, यहीं से कीड़े लगते हैं। यहां देखिए, एक एक करके हम टीथ की सारी चीजें बता देते हैं। इसे कहा जाता है नेक, नेक होती है दांत की, ठीक है, नेक। उसके बाद इसे कहा जाता है क्राउन, क्राउन, नेक क्राउन कहा जाता है, बनेगा। इसे कहा जाता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी बनेगा बेटा। मज्जा गुद्दा कहा जाता है, मज्जा गुद्दा कहा जाता है, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को दांत में सेंसिटिविटी होती है यही डैमेज होता है, तो सेंसिटिविटी के लिए ये होता है। फिर सेंसोडाइन वाला आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो। कई लोग बोलते नहीं कि आइसक्रीम खाने के बाद दांत में अजीब सा फील हो रहा है, ठंडा पानी पीने पे अब ये अजीब सा लगता है, तो यही होता है, समझ में आ रहा है, सेंसिटिविटी ये बन जाएगा। अब एक और चीज देख लीजिए, इसी में यहां देखिए, मैं पीले रंग से बना देता हूं, हल्का पीला ही होता है, ये होता है एनिमल, इसके सबसे ऊपरी परत पे लगा होता है, सबसे हार्डेस्ट चीज होती है आपके पूरे शरीर में, सबसे हार्डेस्ट एनिमल, और यही आपके टीथ की सुरक्षा भी करती है, जिसको घस घस के आप बर्बाद कर देते हो। यह होती है एनिमल, यह हल्का येलोइश कलर का होता है, लाइट येलोइश कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है,
हल्के पीले रंग का होता है, ये एनिमल बनेगा। एनिमल हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये याद रखेंगे। और इसके नीचे क्या पाया जाता है बेटा? रूट, जो नीचे आपके उसमें है, हम इसको बना देते हैं ऐसे। इसके नीचे जो जड़ में ऐसे घुसा रहता है उसको कहते हैं रूट्स, जो चमड़ी के अंदर, तो इसको रूट्स कहते हैं। जड़ें ये और ये, उखाड़ा यही जाता है, रूट्स बन जाएगा। ओके, रूट। आपके दांत किससे बने होते हैं बेटा? ये बना होता है कैल्शियम से। कैल्शियम से, ये तो पता है ना। चले लिखिए जीभ, टंग के बारे में आइए, बन जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? टीथ का। इसको स्टार लगा लीजिए बस, पेपर में आपसे यही आएगा। आपसे अगर पूछे कि सेंसिटिविटी का असर क्या होता है, मतलब पल्प कैविटी पर होता है, ठीक है, बन जाएगा। चल लिखिए। उसने पूछा था कि सबसे स्ट्रॉन्ग परत कौन सी होती है? एनिमल, यही है, ये पूछी जा चुकी है पहले भी। स्ट्रॉन्गेस्ट है बेटा, ये याद लिख सकते हैं आप। स्ट्रॉन्गेस्ट या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, कठोरतम होता है हिस्सा, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको बता दें बेटा, आपके शरीर में सबसे अंत में नष्ट होने वाली चीज है, सबसे अंत में नष्ट होती है ये। अगर आपको आग लगा दे, जला देना, तो आपकी हड्डी पूरी सब समाप्त हो जाएगी, तब अंत तक वो जलेगी। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, जानवर जब मरते हैं तो हड्डियों के साथ साथ उनके दांत भी रह जाते हैं, तो सबसे अंतिम होता है। आप कभी गौर किए हो बेटा, हर वक्त आप इसका इस्तेमाल करते हो, अगर ये मजबूत नहीं होगा तो आपका, समझ पा रहे हो, हर वक्त आप इस्तेमाल, जब भी कुछ खा पी रहे हो, कुछ भी करो, दांत का ही प्रयोग कर रहे हो अंतिम समय तक। अब बोलने के लिए भी दांत का इस्तेमाल किया जाता है, दांत नहीं रहे तो बोल नहीं पाते हो। बूढ़े लोग को देखा बात करते हुए? नहीं, वो नकली लगा के दांत फिर धोते हैं, सुना है? दांत आपका तोड़ दूं मैं सारे 32, आप बोल नहीं पाओगे। पिंक सोच में पड़ गया, सही बोल रहे हैं। पता है ना कि दांत नहीं होगा तो नहीं बोल पाओगे। अरे यार, तुम लोग मेरे को ऐसे घूर के देख रहे हो, इसमें कुछ बम फेंक दिया। तो बेटा अब तुम दांत आओ तोड़वा देते हैं, फिर नकली लगवा देंगे। टंग, जीभा, इसको भी बनाइए। जीभा बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी, ऐसी रहती है आपकी जीभ, दिख रहा है? जीभ हम बना देते हैं जीभा में ऐसा। कृपा करके ऐसे ही बनाइएगा जैसे बना रहे हैं, फिर मत कहना कि हमने बताओ नहीं। ये बता सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है? करेक्ट, टेस्ट बड। यहां देखिए अलग अलग कलर से बना रहे हैं ताकि आपको ज्यादा फील हो। देखते हो जीभ के सबसे अंत में ऐसे निकले होते हैं बबल टाइप के, जीभ के साइड में ऐसे बबल टाइप के निकले होते हैं। कभी देखा है जीभ को? हैं? क्यों? ये सब आपने देखा कि नहीं देखा है? बेटा चारू, ड्रग्स लेते वक्त देखे होगे हैं? लोग बार ऐसे तो गोली लेते हैं ड्रग्स वाली, जीभ निकाल के। हैं? क्यों? देखा है कि नहीं? पिंक, तुमको पता होगा। अच्छा, फूकते वक्त नहीं निकलता जीभ, वो तो मुंह के अंदर लेते हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो, क्या सब काम किया हो ये भी साथ में? तो मतलब क्या अफसोस हो रहा है क्या? हाँ, बनाइए एक एक करके, सभी बता रहे हैं। बेटा आपको कड़वा सबसे ज्यादा क्यों लगता है पता है? क्योंकि ये अंत में कड़वा होता है, बिटरनेस। ठीक है, और देख लो खट्टा कहां लगता है? यहां, इन दोनों में। एक ही तरफ बना रहा हूं, आप समझ लेना। खट्टा लगता है, ठीक है। इसमें नमकीन फील होता है, सॉल्टी फील होता है। सामने में स्वीट, मीठा फील होता है। बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? एक और बात, यहां नो टेस्ट, आपके मध्य हिस्से में किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता। बन जाएगा। चलो
जीभ में। लिख लिया? चले अब देख लीजिए, आपके शरीर में जो सलाइवा होता है उसके बारे में लिखिए। ये तो हमने बात कर ली है कि टेस्ट क्या होता है, कई बार पेपर में पूछ लेता है ना कि कहां से खट्टा कहां से मीठा फील हो रहा है। अब देखिए, इसमें आपकी जीभ जो है उसमें खास प्रकार का बड पाया जाता है, उसको स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड या सलाइवा ग्लैंड लिखिए, ज्यादा अच्छा। क्या सलाइवा, सलाइवा ग्लैंड कहा जाता है। और जो आपका सलाइवा ग्लैंड होता है वो क्या निकालता है वो लिखिए। पहला एंजाइम जो निकालता है उसे कहा जाता है म्यूकस यानी स्लेसिमा। म्यूकस स्लेसिमा निकालता है, बनेगा आपका पहला निकालता है म्यूकस स्लेसिमा जिसको बोलते हैं। और टाइलिन, टाइलिन लार ग्रंथि इसे कहते हैं बेटा। और म्यूकस सबसे पहला होता है। ये क्यों होता है? यही आपके खाने के साथ चिपक के नीचे तक जाता। अरे है, चलो लिखो। उसके बाद लाइजोजाइम, तीसरा। टाइलिन के बाद लाइजोजाइम, लाइजोजाइम ये याद रखेंगे। लाइजोजाइम जेड है, लाइजोजाइम बनेगा। पहला बोल रहे हैं म्यूकस, दूसरा बोल रहे हैं टाइलिन और तीसरा क्या बोल रहे हैं आपका लाइजोजाइम। ये तीनों याद रखेंगे, ठीक है। ये तीनों आपका कौन निकालता है? आपका स्लाइवरी ग्लैंड निकालता है, बनेगा। स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, ये तीनों निकालती है। कौन कौन सा? म्यूकस स्लेसिमा चिपचिपा पदार्थ, दूसरा क्या है टाइलिन। इसे कई लोग PTAL लिखते हैं लेकिन टाइलिन ये ठीक है। टाइलिन और लाइजोजाइम ये तीनों करते क्या काम, एक एक करके देख लीजिए। इसी को बेटा अल्फा अमाइलेज भी कहा जाता है, इसी को अल्फा अमाइलेज कहा जाता है। और इसीलिए मैंने बोला था कि अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च पचाता है। याद आ रहा है, कल मैं पढ़ाते हुए बताया था कि जहां आइलेज ये शब्द आ जाए एज करके, वो हमेशा स्टार्च पचाने का काम करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट पचाने का काम करता है। इसको लिख लीजिए बेटा एक एक करके। पहला देख लीजिए सलाइवा के बारे में, एक एक करके मैं लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्ट कर दो बेटा इसी को। यहां देखिए, सबसे पहले लिखिए इसके बारे में, जो आपका सलाइवा निकलता है, सलाइवा निकलता है बेटा, उसका पीएच मान 6.6 से लेके 6.7 के बीच में होता है। यानी ये क्या है? एसिडिक है, अम्लीय है। पहला बनेगा। एक चीज और देख लीजिए बेटा, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। 1600 मिलीलीटर पर डे निकालता है। बहुत बड़ी बात होती है। ये कितना निकालता है? 1600 मिलीलीटर पर डे सलाइवा निकालता है। बहुत होता है, 1600, 1.5 लीटर से ज्यादा सलाइवा निकालता है। और निकलता ही है, अब बोलने से लेकर पानी पीने से लेकर हर समय इतना सलाइवा आपका शरीर निकालता है। बन जाएगा, सिक्रीट करता है पर डे, बन जाएगा। चलें देख लीजिए, एक एक करके हम सभी के बारे में बता देते हैं, तीनों के बारे में लिख लिया। देखिए यहां पे लिख दूं तीनों के बारे में। पहला देखिए बेटा, जो आपका म्यूकस होता है, म्यूकस ये क्या करता है? खाने को चिपचिपा बनाता है, स्टिकी बनाता है, ताकि ये नीचे जा सके। तो ये क्या करता है? स्टिकी करता है, चिपचिपा बनाता है, खाने को चारों तरफ मिल जाता है। दूसरा जो अल्फा अमाइलेज होता है, ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, डाइजेस्ट स्टार्च स्लैश कार्बोहाइड्रेट। मैं फिर बोल रहा हूं, ये स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को पचाने के काम में आता है। कौन सा? अल्फा एमाइलेज यानी टाइलिन, बनेगा। तीसरा देख लीजिए, इसी में जो मैंने बोला लाइजोजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किल पैथोजेन बेटा, विषाणु कीटाणु यानी कि बाहरी तत्वों को समाप्त करने का काम करते हैं। क्योंकि आपका सलाइवा क्या होता है? किल जर्म्स, जो फूड में होते हैं, खाने में जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं, बनेगा। ये तीन याद रखेंगे। आपका सलाइवा क्या करता है? इनमें से इसको याद रखिएगा,
ठीक है, बनेगा, इसको याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर में अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, मुंह से ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है। बनेगा, कार्बोहाइड्रेट आपके मुंह से ही डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, यह बात याद रखेंगे। दूसरा लिखिए, फेरिंक्स और लेरिक्स के बारे में बात करते हैं, ओसोफेगस और इसके बारे में लिखिए। फेरिंक्स के बारे में ग्राशनली या ग्राशनी कहते हैं, ऐसे है, बनेगा इस तरीके का, ठीक है, फेरिक्स या लेरिक्स कहते हैं। इसी के ऊपर आपकी एक रिंग रहती है ऐसे करके, देखे होंगे, जो आप फील करते हो ऐसा, ये ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे हो, ये, और ये जो होता है फनल से होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है, इसलिए जब आप सांस लेते हो ये अंदर नहीं जाता। अगर ये नली से बना होता तो सांस लेते फट से चिपक जाता, और चिपक जाता तो आपके अंदर सांस नहीं जाती। इसीलिए इसके यहां पर क्या लगाया गया है, ये एक रबर ट्यूब जैसा होता है। इसीलिए अगर इसे आप खोल के देखोगे तो बिल्कुल ऐसे एक रबर ट्यूब जैसा डाला हुआ है, जैसे पाइप जैसा डाला हुआ है, समझ आ रहा है। तो ये आपको सांस लेने के वक्त चिपकाता नहीं है, ये चीज याद रखेंगे। ये आपका क्या कहलाता है, फेरिक्स कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है, लिख लीजिए। फेरिक्स के नाम से जाना जाता है, ग्रासनी के नाम से जाना जाता है, लिखिए इसके बारे में। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बनेगा फेरिक्स में। एक और चीज देखिए, यहां इसको देखिए, यहां पर बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर एक फ्लैप जैसा, ढक्कन जैसा होता है, जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस वो होता है जो विंड पाइप को चोक होने से रोकता है। ये आपके हार्ट तक जाता है, लंग तक जाएगा, सॉरी लंग तक जाता है, ताकि आपको हवा मिलती रहे। जब आप भोजन करते हो ये बंद रहता है, जब आप बोलते हो तो ये खुल जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि एक साथ खाना और बोलना नहीं चाहिए। क्यों? देखते हो कई बार गला फट से आ जाता है बाहर, खाना जब खाते हो तो कई बार देखते हो खाते वक्त आप कुछ बोल रहे तो फट से बाहर आ जाएगा खाना। क्यों? अगर इसमें एक दाना भी चला गया ये पूरा बाहर फेंक देगा खाने को। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो आप मर जाओगे। समझ में आ रहा है? आप तुरंत मर जाओगे, चोक हो जाएगा सब कुछ। तो ये एपिग्लॉटिस काम करता है। ये कौन सा है? इधर देखिए, ये है विंड पाइप, वायु नली कहलाती है, बनेगा। और इसका ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये कहां जाता है? ओसोफेगस में जाता है। इसमें लिख लीजिए ओसोफेगस, OESO, फेगस में जाएगा। दिख रहा है? दो अलग अलग है, ओसोफेगस में जाएगा, बनेगा। एक और चीज देखिए, यहीं पर हम दो चीजें और बना देते हैं, आप उसको भी लगे हाथों देख लीजिए, मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूं। अब यहां देखना बेटा, आपके पास यहां पर दो कैविटी होती हैं, ऐसा एक ये और थोड़ा ऊपर जाने के बाद एक ये, दिख रहा है? इसे कहा जाता है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। इसे कहा जाता है माउथ कैविटी, मुख गुहा, ठीक है, माउथ कैविटी। दिख रहा है? पहला वाला क्या होता है? माउथ कैविटी, मुख गुहा। और दूसरा वाला क्या बोल रहा हूं बेटा? आपका नेसल कैविटी, यानी कि जहां से नाक जिसकी होती है, आपको पता है ना कि नाक और मुंह दोनों जाके जुड़ता है एक ही जगह से। आप सांस भी ले रहे होते हो और भोजन भी कर रहे होते हो, लेकिन जैसे जब जाता है तो हवा इधर निकल जाती है और पूरा भोजन इधर चला जाता है। यहां देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको हाईलाइट करके। यहां से जो आपने भोजन किया है उसी वक्त सांस भी आ रही है, दोनों जाती है, हवा इस दिशा में चली जाती है और आपका भोजन इस दिशा में चला जाता है। जब आप भोजन करते रहते हो तो एपिग्लॉटिस बंद होता है, तो ये इधर चला जाता है। जब आप कुछ बोलते हो, सांस लेते हो नॉर्मल, तो ये इधर जाता है। समझ आ रहा है? क्योंकि भोजन करते वक्त सांस लेना थोड़ा ना बंद कर दोगे। समझ आ रहा है? ये ओसोफेगस। अब यहां चीज देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां यानी फेरिक्स में, क्या हो गया इसका, यहां फेरिक्स में और ओसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। ये क्या करता है? अब आपको समझ आएगा क्यों मैंने बोला था म्यूकस, सलाइवा। क्यों?
यहां पर जो आप खाना खाते हो ना बेटा, वो चिपचिपा होकर बहुत तेज जल्दी है। यहां पे बेटा हिस्टोल प्रक्रिया होती है। हिस्टोल कहा जाता है। हिस्टोल का मतलब क्या होता है, यहां पर आपकी बॉडी जब खाते हो ना, यहां संकुचन होता है। जैसे आप खाना खाओगे, आपके अंदर में यहां संकुचन होते रहता है, वो खाने को नीचे धकेलता है, बहुत तीव्र गति से पेट की तरफ फेंकेगा। जैसे जो भी आप खाना खाते हो, यहां से जैसे गले के नीचे उतरता है, बहुत तीव्र गति से धक्का देके नीचे फेंकेगा ताकि पेट तक पहुंच जाए। समझ आ रहा है, ये बात है। अच्छा एक बात बताइए, आपके नाक में यहां पर, ये जो नाक है, वहां पे हेयर पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? ओके, डस्ट पार्टिकल के लिए नहीं, क्यों? डस्ट पार्टिकल जो होता है यहां पे रोकता है, लेकिन इसका बड़ा सबसे बड़ा काम वो नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यहां पर हेयर पाए जाते हैं। आपने कभी गौर किया है, नेसल कैविटी में, आपकी नाक गुहा में क्या पाया जाता है? हेयर पाया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? एक तो चलो प्यूरिफाई, हमने माना डस्ट को रोकता है, दूसरा क्या काम होता है? कई लोग जाते हैं नाक के बाल निकलवा देते हैं, इतने मूर्ख होते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? प्रकृति ने बना कर दिया तो कोई ना कोई काम होगा। पता है ना, आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो काम का ना हो। दो चार छोड़ दें, वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पहले यहां हुआ करता था, जो यहां पे आके आ गया है। पहले आपकी आंख में एक परत होती थी, क्योंकि आप पानी में जाया करते थे, इस सिकुड़ के यहां कॉर्नर पे आ गई है। देखा होगा ना, आपके नीचे कॉर्नर पे यहां दिखता है, दिखा कि नहीं? अरे यार तुम लोग गजब कर देते हो, आंख नहीं देखते अपना। ये यहां पर एक ऐसा बना नहीं देता है, ये इसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पहले पूरी आंख में हुआ करता था, ऐसे आपकी आंख बिल्कुल मछली जैसी हुआ करती थी जब आप पानी में ज्यादा डाइव करते थे। अभी भी एक ऐसी जनजाति जिसमें पाई जाती है, क्योंकि वो समुद्र में ही जीवित रहते हैं, समुद्र से पानी नहीं, ये पहली पाई जाती थी। जब धीरे धीरे करके आप टेरेस्ट्रियल एनिमल बने, भूमि में रहने लगे, तो आपको इसकी जरूरत पड़ी नहीं, ये धीरे धीरे करके समाप्त होकर यहां आके समाप्त हो गया। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी तरह अपेंडिक्स आपके पेट में यहां पाया जाता है। छोटी आंत के पास जब जाते हो ना, तो देखते हो ना कि बड़ी आंत में वो क्यों पाया जाता बड़ी आंत में? यहां पर उसका क्या काम है? करेक्ट है। पहले आप घास खाते थे, पहले आप कच्चा मांस खाते थे, कच्चे मांस में क्या होता था? घास भी चला जाता था, खा रहे हो घास हो सब, तो वो घास को डाइजेस्ट करने, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम आता था, इसीलिए वो था पहले। लेकिन बाद में जब हम पका खाना खाने लगे तो उसका उपयोग खत्म हो गया, धीरे धीरे करके सिकुड़ गया। समझ आ रहा है? ये पिन्ना, ये दिख रहा हो, पहले आपके कान बड़े होते थे, चौड़े होते थे, क्यों? क्योंकि आपको दूर तक की आवाज सुनने होते थे शिकारी के लिए। लेकिन जैसे इसका इस्तेमाल होना खत्म हो गया, अंत हो गया। आने वाले समय में ये और ज्यादा कम होते चला जाएगा और पूरा हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको काट के फेंक भी दोगे तो भी आपको आवाज सुनाई देगी, क्योंकि आपको इतना बारीक आवाज थोड़ी सुनिए। पहले अच्छे खासे चौड़े कान हुआ करते थे, खड़े, वो क्या करता था? आपको दूर की आवाज सुनाई देती थी। ये क्या काम करता है? हर तरफ से आने वाली आवाज को रोककर आपके कान तक डाइवर्ट करता है। करेक्ट। अब उसकी जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत है का? शिकारी थोड़ा ना हो, ऐसा कान लगा के घूम रहे हैं एलियन टाइप, थोड़ा ना ऐसा। तो ये नहीं, तो ये चीज अब बन जाएगा, ये चीज है। तो याद रखेंगे कि क्या क्या काम हुआ है। तो यहां पर डाइजेशन नहीं होता। आगे बढ़े, ये श्वसन के दौरान आप पूछेगा, रेस्पिरेशन में हम इसका उपयोग दिखाएंगे, विंड पाइप का, ये लंग तक जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, स्टोमक, पेट। इसके बाद सीधे पेट में पहुंच जाओगे ना। स्टोमक कैसा होता है? आधे सी के आकार का, हाँ जे आकृति मान लो तुम, ठीक है। चलो स्टोमक के बारे में देख लो, देख लीजिए बेटा। स्टोमक में 3 हिस्से पाए जाते हैं पेट में, ठीक है, देख लीजिए। बना दें पेट को, खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो ऐसी है, दोनों ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से। कैसा बनाया दिखाओ। हाँ वो एक ही चीज है, आप इसको ऐसे डाइवर्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, बात एक ही है। यहां देखिए, जब आप भोजन करते हैं तो इसके ऊपर की पहले परत बनाइए, जो मैं परत बना रहा हूं, यहां एक परत पाई जाती है, यहां म्यूकस नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि एक परत पाई जाती है, हालांकि म्यूकस रिलीज करता है ताकि एचसीएल जब निकले तो आपके शरीर को डैमेज ना करे, पेट को, ठीक है। यहां भोजन 2 से 3 घंटे रहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, खाना आपका पेट में यहां 2 से 3 घंटे रहता है।
अगर आप चबा नहीं रहे हो, जो राक्षस की तरह चरे नहीं जा रहे हो हर 2 घंटे में। ठीक है, लिख लीजिए स्टोर करता है फूड को, जे शेप का होता है डाइजेस्टिव। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट लिखिए बेटा कार्डियक स्टोमक, ऊपर वाला हिस्सा कार्डियक स्टोमक कहा जाता है, ऊपरी हिस्सा। दूसरा होता है बेटा फंडी, ये जो मध्य का हिस्सा होता है उसको फंडी कहा जाता है, फंडिस, मल्टीपल डिजीज उसमें। और अंत में होता है पायरोलिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सवाल पूछा गया था। पायरोलिक पूछा गया था, वह कौन सा हिस्सा है जो छोटी आंत से जुड़ता है? पायरोलिक छोटी आंत से जुड़ेगा। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लग जाएगा, दिख रहा है? मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं दूसरे कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दिख रहा है, मैं अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं, और ऊपर वाले को भी अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा हिस्सा है। ये दिख रहा है ऊपर वाले हिस्से, और इसको दोनों को हाईलाइट कर दे रहा हूं, बनेगा पायरोलिक, बन जाएगा। एक एक करके लिख लीजिए सभी चीजें। बना, लिखिए एक एक करके लिख लीजिए बेटा। आपका पेट जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकालता है। पेट आपका क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जूस निकालता है। ये याद रखिएगा कि क्या होता है गैस्ट्रिक जूस निकाल। जठर ग्रंथि, बेटा हिंदी में जठर ग्रंथि लिख लेना। अब उसके पहले लिखिए एक एक करके। यहां देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो होता है आपका, इसको कहा जाता है म्यूकस ग्लैंड। श्लेष्मक ग्रंथि। अब यहां देखिए स्टेप बाय स्टेप में लिख रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही भोजन पेट में आता है, यहां देखिए जैसे ही भोजन पेट में आएगा सबसे पहला काम करेगा म्यूकस ग्लैंड। स्टेप बाय स्टेप है। म्यूकस ग्लैंड क्या रिलीज करेगा बेटा? म्यूकस। सर ये तो और सारा मुंह से निकल रहा है। क्या बेटा? मुंह से निकल रहा है, मुख से मतलब लाल ग्रंथि। नहीं, लार ग्रंथि से निकल रहा है, लेकिन ये एचसीएल से बचाने के लिए है। अलग से यहां पर एक कोटिंग करता है, पैदा करता है, ताकि इसके जस्ट बाद एचसीएल रिलीज होने वाला है, और एचसीएल से बचाने के लिए होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखिए बेटा, एक खास प्रकार का सेल होता है ऑक्सिनेटिक, या इसे कहा जाता है एक्सियल रिलीज करने वाला। तो आप देख लीजिए दूसरे स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका पीएच मान बेटा यहां पर 2 से 3 होता है, काफी ज्यादा एसिडिक होता है। दूसरा लिखिए पीएच मान 2 से 3 होता है, लिख लीजिए। इसे कहा जाता है ऑक्सिनेटिक या पैरेटल ग्लैंड कहते हैं, जो रिलीज करता है। ऑक्सिनेटिक नेटिक या पैरिटल ग्लैंड कहा जाता है, ग्रंथि। ये याद रखिएगा, यही पूछा गया था। इसको प्रमुख ग्रंथि भी कहते हैं। ऑक्सिनेटिक, पेपर में आया था ऑक्सिनेटिक शब्द। ऑक्सिनेटिक या पैरिटल कहा जाता है ग्रंथि। ये क्या करता है? एचसीएल रिलीज करता है, बनेगा। अब तीसरा देख लीजिए बेटा, लिखिए चीफ, इसको बोलते हैं प्रमुख जाइगोस। तीसरा चीफ जाइगोस ग्लैंड, ये 3 याद रखेंगे। ये 3 प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं आपके पेट में। ये निकालता क्या है वो भी देख लीजिए। ये बेटा कई प्रकार के एंजाइम्स निकालता है, जैसे पेप्सिन, रेनिन, ये सब। तो ये क्या निकालता है? पेप्सिन, रेनिन, ये सब निकालते हैं एंजाइम्स। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, तीनों, बनेगा। चीफ ग्लैंड लिख लीजिए बेटा, इसको प्रमुख ग्लैंड भी कहते हैं इसी को, चीफ ग्लैंड। अब तीनों देखना, एक एक करके हम काम लिखते हैं तीनों के। यहां देखिए पहला स्टेप, एक एक करके देखते जाना इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है? कैसे आपको डाइजेस्ट करता है वो। सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव जूस जो निकाला उस पे देखिए, एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन। अगर हम बोले बेटा चारों में तो क्या क्या निकला हमारे पास? यहां पर पहला एचसीएल निकला, दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो पेप्सिन निकला, तीसरे की बात करते हैं अगर हम इसमें तो रेनिन निकला,
दिख रहा है, यही 3 चीज निकले हैं हमारे पेट में काम के। अब जब तीनों काम के निकले तो एक चीज समझिए बेटा, HCl का एक और काम होता है, ये पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिए बेटा। HCl क्या करता है, पहला लिखिए, ये जर्म्स को मारने के काम आता है, जर्म्स के किलिंग में बहुत बड़ा काम प्ले करता है, जर्म्स को मारने का, यानी कि पैथोजेंस को, जितने भी कीटाणु विषाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है। दूसरा ये क्या करता है, एक्टिवेट पेप्सिन, ये पेप्सिन को सक्रिय करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये पेप्सिन को क्या करता है बेटा, सक्रिय कर देगा। और पेप्सिन क्या करता है वो देखिए बेटा, जो भी आपने प्रोटीन खाया होगा, प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्टॉन में बदल देगा, पेप्टोन्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। याद रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, ये पेपर पूछा, प्रोटीन पेप्सिन को पेप्टॉन में परिवर्तित कर देता है, बनेगा। पेप्टॉन क्या होता है, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, यानी अर्ध पचा प्रोटीन होता है। लिख देता हूं यहां पर, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। अब यानी प्रोटीन पूरा पचा नहीं है, यह अर्ध पचा प्रोटीन होता है, पेप्टॉन बनेगा। तीसरा देखिए, रेनिन, रेनिन किस काम में आता है, लिखिए, रेनिन जो है बेटा दूध पचाने के काम में आता है, मिल्क डाइजेस्ट मिल्क, ये दूध पचाने के काम में आता है, बन जाएगा। दूध में क्या पाया जाता है बेटा, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखिएगा, कैसीन प्रोटीन, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखिएगा इसको। दूध में आपको कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, यानी रेनिन भी क्या कर रहा है, आपको प्रोटीन को पचाने के। एक आपको ट्रिक बताते हैं, यहां देखिए, जहां पर एज आता है, ASE अंत में, वो हमेशा स्टार्च पचाता है, जहां पे इन आएगा अंत में, हमेशा प्रोटीन को पचाएगा। ये याद रखना, पेप्सिन, रेनिन, इतने जितने प्रकार के जो भी इन शब्द आएंगे वो हमेशा प्रोटीन को पचाएंगे। किसी भी प्रकार का प्रोटीन हो, चाहे मिल्क प्रोटीन हो, चाहे नॉर्मल प्रोटीन हो, चाहे कोई प्रोटीन हो, जहां पर एज आएगा, अब देखते जाना, जहां जहां एज शब्द आएगा ना, वो सब क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाएंगे, बनेगा। तो कभी पेपर में कंफ्यूज नहीं करना इससे। तो अभी यहां देखिए, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले म्यूकस ग्लैंड निकला, ताकि आपके पेट की ऊपरी परत को बचा सके, जो HCl निकल रहा है। HCl किसने निकाला बेटा, ऑक्सिनेटिक या पेरिटल ग्लैंड द्वारा निकला। उसके बाद जो वास्तविकता में गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, वो कहां से निकल रहा है, ये चीफ ग्लैंड यानी मुख्य ग्रंथि से निकल रहा है, जिसमें पेप्सिन या रेनिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने का काम करता है, जैसे दाल वगैरह हो गई उसको पचाने का काम करता है, मीट वगैरह में जो प्रोटीन होती है उसको पचाने का काम करता है। परंतु डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही, दूध, छाछ, मठा, ये सब जो पीते हो उसको पचाने का काम करता है आपका कौन, रेनिन, बनेगा। एक और बात बताते हैं बेटा, यहां पर दूध को पचाता है कंप्लीट रेनिन, लेकिन दूध के अलावा बाकी जो प्रोटीन होते हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये अर्ध पचे प्रोटीन होते हैं। इसीलिए जो भी चीज यहां प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी पच के अर्ध पचा जो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसको काइम कहते हैं, ये भूलना नहीं, पूछा गया। अर्ध डाइजेस्टेड यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड comes from stomach is known as काइम के नाम से जानता है, बनेगा। यहां पर काइम आता है, जो भी डाइजेस्ट हुआ यहां पर जब रिलीज होगा उसे काइम कहते हैं, बनेगा। ओके, चलो यहां तक लिख लिया, आगे बढ़िए। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, लिखिए, लिख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, यहां देखिए, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन बना रहे हैं। दिख रहा है, इस तरह बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन आपका और लार्ज इंटेस्टाइन।
देखिए यहां अगर आप बात करोगे, ये देखिए अभी आपने यही पढ़ा, ये स्टमक से आया, थोड़ा सा स्टमक को और वो कर दे, ये इस तरीके का स्टमक आता है, इस तरीके से आपके शरीर में पच रहा है भोजन, दिख रहा है? चलो बनाओ, देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। पहला ये देखिए यहां से जो फूड आया है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, काइम। यहां देखिए यहां से लग के जो यहां तक आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको काइम कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड होता है। ये बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि पेट से निकलकर जो आता है वो क्या होता है। बन जाएगा? चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, तीनों के नाम लिख लीजिए आप। पहले जो इसका सबसे पहला वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। उसको लिखिए ड्यूडेनम, सी शेप का होता है, यहां से आते हैं सी शेप का होता है, उसको लिखिए ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। ये सी आकृति का होता है, सी शेप का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, सी ट्यूब जैसा होता है, क्योंकि यहां पर 2 पाचक तंत्र काम करते हैं, लीवर और पेंक्रियाज, यहीं पर आके गिरेंगे बेटा। ये जो क्षेत्र है बेटा, यहां पर ये जो सी शेप का हो रहा है, यहां पर 2 चीज आएंगी। यहां पर पेंक्रियाज भी आके शामिल होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां देखिए, यहां पे पेंक्रियाज भी आके शामिल होगा, और यहीं पे आपको लीवर से सक्रीट होने वाले एंजाइम भी जाके जुड़ेंगे, यहीं पर सी शेप में। तो हम एक तरफ लिख देते हैं पेंक्रियाज, अग्नाशय, पेंक्रियाज, और दूसरा लीवर। लीवर से आने वाली जितने भी ग्रंथि होंगी, जो भी ग्लैंड होगा जिससे यहां पर जूस आ रहा वो, और यहां पर पेंक्रियाज से जो आने वाली होंगी दोनों, अब ये दोनों यहीं से डाइजेशन चालू कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। दिखाता हूं ये दिखता कैसा है, ये देखो, इसको आपको देख के समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहां देखना है, एक इमेज देख लो, यहां देखिए, अगर आप इससे बड़े गौर से देख रहे हैं, यहां देखो, इस फिगर में आपको क्लियर दिखेगा, ये दिख रहा है, यहां देखिए। अगर इसकी बात करते हैं तो अभी हमने पेट वाला देखा, और जैसे ही पेट से जाते हैं तो ये देखिए, ये सी शेप का आ रहा है, इसी से शेप में यहां देखिए लीवर से आ रहा है ये, और यहीं से एक छोटा सा ये जो दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर भी बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप पेंक्रियाज देख रहे हो, ये देखिए पेंक्रियाज भी यहीं पर एक छोटा सा है, यहां से पेंक्रियाज, तो ये पूरा जो है ग्रंथि यहीं आके, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शुरुआत वाला हिस्सा है ना, यहां आके अपना एंजाइम रिलीज करते हैं, और यहां डाइजेशन चालू हो जाता है अलग अलग तीनों का। अब इसीलिए आपको तीनों पढ़ने होते हैं यहां पर। ये यहां देखिए, एक हो गया गॉल ब्लैडर, दूसरा हो गया लीवर, और तीसरा हो गया पेनक्रियाज। ये तीनों आप जब पढ़ते हो, ये बेटा दिख नहीं रहा है वास्तविकता में, ये वाला जो हिस्सा है ना, जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है, ये पेंक्रियाज है, ये जो ऊपर में निकला हुआ है, समझ में आ रहा है। लीवर ये हो गया, लीवर से जुड़ा हुआ आपका गॉल ब्लैडर होता है। कई बार देखे होंगे कि गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उसमें पथरी हो जाती है, तो उसको इसी को काट के निकालते हैं। लेकिन इसको काटना नहीं चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या करता है पता है? बाइल जूस निकालता है, पित्त रस निकालता है। वो पित्त रस जो होता है, जब आपको डायरिया या पेचिस पड़ता है, देखोगे कि आपका जो फ्रेश ड्रॉपिंग होता है, जो आप बाथरूम करते हो, वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है। जब आपको डायरिया पेचिस पड़ता है, वो बीमार मतलब बीमारी कारण होता है। लेकिन ये बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करता है? अभी मैंने क्या बताया था कि पेट में एचसीएल रिलीज होता है, लेकिन एचसीएल रिलीज होता है, पेट में निकल सकता है, क्योंकि यहां पर बेटा उसके अंदर एक परत पाई जाती है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाती है? नहीं। तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है हरे रंग का, वो क्या करता है? जो काइम आता है, काइम मतलब जो पेट से निकला हुआ अर्धपचा फूड आता है, वो एसिडिक होगा, जाहिर सी बात है। उसको क्या बनाता है? एल्कलाइन बनाता है, क्षारीय बना देता है। क्योंकि पेट में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, अगर उसमें एसिडिक रहा तो क्या हो जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम डैमेज कर जाएगा। और मैंने क्या बताया था, कितना ऐसे होता है? 2 से 3 होता है।
अब दिमाग में आएगा एक चीज और, आपने सुना होगा बेटा, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाली जो पेट है, स्टमक है, आपने सुना होगा कई बार कि स्टमक में अल्सर हो जाता है, छाला पड़ जाता है। वो छाला तब पड़ता है जब उसका जो म्यूकस ग्लैंड होता है वो सूख जाता है, वो रिलीज नहीं करता म्यूकस। HCl तो रिलीज हो ही रहा है, म्यूकस अब वो कैसे सूख जाता है? जब आप एक्स्ट्रा मसाले वाली चीज खाते हो वो डैमेज कर देता है। एक और चीज आप समझना, स्टमक में छाला तो पड़ता ही है, उसके साथ साथ ये ड्यूडेनम डैमेज हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होता है। वो क्यों होता है? जब बाइल जूस आपके यहां ना रिलीज हो। समझ में आ रहा है? जो पित्त रस होता है अगर वो रिलीज ना हो तो वो क्या करता है? एसिड को बेस में कन्वर्ट करता है। अगर वो नहीं रिलीज कर रहा है तो ये पूरा जल जाएगा और यहां पर भोजन काफी देर तक रुकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। क्यों रुकता है पता है? यहां तो बना नहीं है, मैं आपको यहीं दिखाता हूं। ये देखिए, आपको पता होगा कि वास्तविकता में अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, अंदर से ऐसे बना होता है। इसको पता क्या होते हैं? विलाय, विली जिसको कहते हो आप। यहीं पे जब डाइजेस्ट होता है यहीं एब्जॉर्ब होता है भोजन। समझ में आ रहा है? यहीं फूड एब्जॉर्ब होता है और यहीं से भोजन ऊपर की तरफ जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड होगा वो बाहर निकल जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया? ये विलाई क्या करता है आपके शरीर में? यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल में टूटेगा और बाकी सारी चीज जो टूटेगी वो सीधे एब्जॉर्ब कर लेगा विलाय। अब बड़े ध्यान देखना, जब आपको लूज मोशन होता है तो क्या होता है पता है? वास्तविकता में ये विलाय डैमेज हो जाती है तो जो आप खाते हो पट से बाहर निकल जाता है और शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसलिए आपको थकान लगती है कि खाए तो हम दबा कर थे, फील क्यों नहीं हो रहा? इसलिए फील नहीं हो रहा है कि ये लेना बंद कर दिया है। अब समझ में आ गया क्या हो रहा है प्रक्रिया? अब दिख गया ना ये कहां पर है? इसलिए मैंने 2 एरो बनाकर बस बना दिया था कि ये यहां है। पहली बार शरीर देख रहे हो कि पहले भी देखा है? देखा तो होगा ना ये सब चीजें। लिखा यहां पर 2 चीजें याद रखें, लीवर और पेंक्रियाज। तो पहले हम लीवर और पेंक्रियाज के बारे में बात करते हैं। थके तो नहीं हो ना? बस एक बात याद रखिएगा, पेंक्रियाज और लीवर दोनों से सिक्रीट होने वाले जूस कहां जाएंगे? ड्यूडेनम में। ये पेपर ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, ड्यूडेनम में जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें होती है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलम। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलम, 3 पार्ट होते हैं। अब इन तीनों पार्ट में सबसे छोटा पार्ट ड्यूडेनम ही होता है, छोटा सा होता है पिद्दी सा, तो ड्यूडेनम में जाता है। फिर उसके बाद से इलम, जेजनम, फिर इलम, तो ऐसे 3 होते हैं। तो हम देखेंगे अलग अलग करके। चले, सबसे पहले लिखिए लीवर, लीवर के बारे में। अब जब लीवर के बारे में बात करें तो लीवर देख लीजिए, ठीक है? देख लीजिए, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है ह्यूमन बॉडी की। बनेगा ये वेट में कितना होता है वो भी देख लीजिए, 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है। वेट में 2 किलोग्राम तक वेट होता है, काफी वेट होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर तक इसकी हो सकती है, 15 से 22 सेंटीमीटर तक होता है, बन जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए, फंक्शन क्या होता है देख लीजिए बेटा। सिक्रेट बाइल जूस, जो गॉल ब्लैडर हो ना, बाइल जूस वही, तो सिक्रेट क्या करता है? बाइल जूस। ये क्या करता है बेटा? जठर ग्रंथि, मतलब जठर रस निकालता है, जठर रस। अब बेटा जब जठर रस निकाल रहा होगा तो स्टोर करने के लिए कहीं तो चाहिए टेम्पररी, वही जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोर कहां हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। जब बनेगा, जठर रस कौन निकाल रहा है? लीवर। स्टोर कहां हो रहा है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है? चलो ये बन जाना चाहिए, ठीक है? किस रंग का होता है? हरे रंग का, ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है, बन जाएगा। ये करता क्या है? यहां देखिए, ये
एसिड को बेस में कन्वर्ट करता है। लिखिए, एसिड यानी काइम को ये किस में परिवर्तित कर देगा? बेस में, यानी अम्ल को क्षार में बदल देगा। बन जाएगा। इसका पीएच मान कितना होता है वो भी देखिए बेटा। बाइल जूस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। इसका पीएच मान होता है 8.6 से 9 पीएच होता है। जाहिर सी बात है, इसका बेसिक हो गया ये। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, लिखिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा? गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय, पित्ताशय बनेगा। पित्ताशय बोला जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। बन जाएगा। एक बात बताइए, बाइल जूस कितना निकलता है? वो लिखिए, 500 मिलीलीटर से लेके 1 लीटर तक पर दिन, पर डे निकलता है। 500 ml से लेकर कितना निकलता है? टू 1 लीटर, आधा लीटर से 1 लीटर तक निकलता है एक दिन में लीवर। बन जाएगा। लीवर का केवल ये काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम है, उसको भी साथ में लिख लो। ठीक है, लीवर के और भी अतिरिक्त काम, डाइजेस्टिव, ये तो डाइजेशन से लिया। नोट डाल के यहां पे लीवर के बारे में कुछ और बातें लिख लो। लिखिए, सम अदर फैक्ट। लीवर संबंधित कुछ अन्य तथ्य, लीवर संबंधित यानी यकृत संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहला, ये क्या निकालता है? लिखिए इसके बारे में। सिक्रीट करता है ग्लाइकोजन, सिक्रीट ग्लाइकोजन। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। बनेगा, ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। बनेगा। ग्लाइकोजन क्या होता है बेटा? ये एक प्रकार का फैट होता है, वसा होता है। वास्तविकता में बेटा अगर इसको बोला जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए क्या होता है। हम थोड़ा डीप जाके इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ग्लाइकोजन की कॉन्सेप्ट को। बेटा एक प्रक्रिया होती है लीवर में जिसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। मैं यहां पे लिख देता हूं डीप में थोड़ा जाकर, क्या पता कल पेपर में आ जाए। यहां देखिए बेटा, ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो वो क्या करता है बेटा? जितना भी आप ग्लूकोज खाए रहते हो उसको वसा में परिवर्तित कर देता है। देखिए, ऑल ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? वसा में, फैट में। ठीक है, और इसी को कहा जाता है ग्लाइको। ये दिख रहा है ग्लाइकोजन। तो वास्तविकता में हो क्या रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया हो रही है। वो क्या कर रहा है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दे रहा है। वास्तविकता में ये हो रहा है, लेकिन लिखते वक्त हम क्या करते हैं कि ये ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यही है, बन तो पेट में ही रहा है ना। तो ग्लाइको, फिर मैं बोल दूं, देख लीजिए, ये ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, एक प्रकार का वसा ग्लूकोज में परिवर्तित। तो ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें जेनेसिस जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का वसा है, फैट है। बन जाएगा। पहला ये। दूसरा लिख लीजिए बेटा, ये हीमोपोइसिस करता है। एक और लिखिए, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। ये याद रखिएगा, हीमोपोइसिस प्रक्रिया में बहुत मददगार होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मैंने आपको एक बात याद होगा, मैंने पढ़ाते हुए बताया था, जब आपकी अस्थि मज्जा नहीं बनती, बोन मैरो नहीं बनता है, तब पेट में, लीवर में रक्त बनता है। इसको वही कहते हैं, लीवर ब्लड बनाता है। लीवर ब्लड कहते हैं इसको। बनेगा। लीवर क्या करता है? रक्त बनाने का काम करता है। एक और चीज लिखिए यहां पर, ये यूरिया के एक्सक्रीशन में मदद करता है। बनेगा। तीसरा, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, जो आप है किडनी में छन्ने के बाद जो यूरिया निकलता उसमें मददगार होता है। फिर बोल रहे हैं, यूरिया के एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? निकालने में ये मददगार साबित होता है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से लिखिए, ये विटामिन ए और विटामिन डी को भी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड डी। ये विटामिन ए और डी बनाता है। बनेगा। ये हेपेरिन रिलीज करता है। मैंने बताया था पढ़ाते वक्त, ये हेपेरिन बनाता है। याद आ रहा है? कल मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि ये हेपेरिन रिलीज करता है।
हेपरिन, हेपरिन मतलब क्या? कल याद है मैंने बताया था कि जिसके कारण ब्लड नहीं रुकता आपके शरीर में, हेपेरिन बनाता है, बनेगा। ये हेपेरिन को निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है, ये हेपरिन बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपरिन बनाता है, बनेगा। सभी कुछ हो गया। एक और बात बताते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें एक खास प्रकार का सेल पाया जाता है लीवर के अंदर, जिसको कहा जाता है कुफर सेल। ये नोट कर लो, क्या पता कल पेपर में तुमको टकरा जाए, तो कल बाय डिफॉल्ट ये एमपीपीएससी का पूछा हुआ सवाल भी है। आपके लीवर में एक खास प्रकार का सेल पाया जाता है जिसे कहा जाता है कुफर सेल। आपके लिए यही प्रश्न है, ढूंढिएगा कि कुफर सेल करता क्या है, बनेगा क्या? क्या? नहीं बेटा, हेप्टिक नहीं, बस कुफर सेल, कुफर सेल, ठीक है। इसको कुप्टर या कुफर सेल कहा जाता है। इसी को और देखना हो तो इस नाम से भी जाना जाता है, सेल के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि ये क्या करता है, ठीक है। कुफर सेल पाया जाता है लीवर में, बनेगा। पेंक्रियाज में आए, लिखिए अग्नाशय में। हां, क्या देखा बेटा, क्या मिला कुफर सेल के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी देखोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। हमको एक चीज पता होती है कि हमारा जो रक्त होता है 120 दिनों के बाद स्प्लीन में जाता है, लेकिन कुफर सेल क्या करता है पता है? अब मैं बता दूंगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सर्च करो कुफर सेल क्या करता है, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। पेंक्रियाज, आइए अग्नाशय, क्या करता है? ओके, परफेक्ट। और क्यों मैनेज करता है ये बता सकते हो? ये क्या करता है बेटा, शरीर में ये आयरन और हेमोग्लोबिन को मेंटेन करता है। लेकिन क्यों? जो भी आपके शरीर में इंफेक्शन होता है और रक्त जो खराब हो जाता है आरबीसी, उससे ये आयरन और हेमोग्लोबिन तत्व को निकाल लेता है कुफर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कुफर सेल का, समझ आ रहा है? ये आपके शरीर में लौह तत्व को बैलेंस रखता है, हेमोग्लोबिन को बैलेंस करता है, और आपके शरीर में जितना भी आरबीसी डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, जो डैमेज हो गया उसको पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी वेस्ट को फेंक देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो ये यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, बन जाएगा, ये याद रखना। पेंक्रियास लिखिए, अग्नाशय के बारे में लिखिए बेटा। देखिए ये बेटा पेंक्रियाज एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो इसे कहा जाता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों ग्लैंड रिलीज करता है। देखिए ये एकमात्र ऐसा बॉडी ऑर्गन है जिसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, बन जाएगा। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ही कहलाता है। लिखिए एक्सोक्राइन के बारे, उसके एंडोक्राइन के बारे में बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें तो इसमें एक चीज पाई जाती है, एंडोक्राइन मतलब अंतर स्रावी जो वो होते हैं, ग्रंथि होती वो, करेक्ट। अब इसमें जो बेटा एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसमें एक चीज समझिए, यहां पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, एक प्रकार का सेल है जो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा रिलीज करता है, यानी अल्फा सेल बनाता है, इसका हिस्सा है, उसके बाद बीटा सेल इसका हिस्सा है, बनेगा अल्फा सेल, बीटा सेल बनेगा, गामा सेल इसके अंग होते हैं जिसको डी सेल कहते हो, डेल्टा सेल, इसी को आप डेल्टा सेल के नाम से जानते हो, इसी को आप डेल्टा सेल के नाम से जानते हो। मैंने आपको कल पढ़ाते वक्त एक चीज बताई थी, अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। मैंने बीटा सेल के बारे में क्या बताया था? इंसुलिन। और ये क्या करता है? सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन रिलीज करता है, बनेगा। ये किसके लिए होता है? सेक्सुअल ऑर्गन के लिए, ऑर्गन्स के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? आपके शरीर में शकरा, डायबिटीज को मेंटेन करता है,
और ये किसके लिए होता है? ग्लूकोज के लिए बनेगा सोमेटोस्टेनिन, और ये बन जाएगा तीनों के बारे में। आइलेट ऑफ लैंगरहैन होता है, बन जाएगा। लिखिए, इसके अलावा ये कई सारे एंजाइम भी रिलीज करता है। कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है वो भी देखिए। पेंक्रियाज कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। एंजाइम रिलीज करता है, एक एक करके लिखना चालू करिए। पहला एंजाइम है बेटा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, अब ये क्या लिखा है बेटा? इन लिखा है, दिख रहा है? तो क्या पचाएगा? प्रोटीन। अब एक बात बताइए, यहां पे कौन सा प्रोटीन पचाएगा? पेप्टोन। परफेक्ट। अब ये पेप्टोन को, क्योंकि प्रोटीन तो ऑलरेडी टूट के पेप्टोन आ गया, तो ये क्या करेगा? पेप्टोन को पचाने का काम करेगा। लिखिए, इसमें क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा पेप्टोन को। पेप्टोन से प्रोटीन, पेप्टोन से सीधे अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बनेगा। करेक्ट, करेगा, बनेगा। नहीं नहीं नहीं, यही बन जाएगा। डाइजेस्ट करेगा पेप्टोन और इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में बनेगा। ये क्या हो रहा है? पेप्टोन को कन्वर्ट कर देगा अमीनो अम्ल में, बनेगा। उसके बाद देखिए लाइपेज। मैंने क्या बोला था कि जहां एज आएगा कार्बोहाइड्रेट, या तो कार्बोहाइड्रेट से बनके फैट होता है, तो ये क्या करता है? फैट डाइजेस्ट करेगा। वसा, डाइजेस्ट फैट, वसा को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज, ये याद रखेंगे। उसके बाद एमाइलेज आ गया वापस से। एमाइलेज, एमाइलेज क्या करेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट, ये किसको पचाएगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्लस में स्टार्च, दोनों को ये पचाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करेगा, बन जाएगा। चले, यहां तक समझ में आ गया? एक एक प्रोसेस समझ में आ रहा है? कहां कहां क्या क्या कौन कौन पचा रहा है? आइए नेक्स्ट देखिए। इसके में स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजनम, जो दूसरा पार्ट था, ये पूरा खत्म हो गया। पेंक्रियाज लीवर के बाद सेकंड पार्ट। आइए आगे बढ़े, छूटा तो नहीं? पक्का? लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरा पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपको बताया, अभी तक हमने ड्यूडेनम के बारे में बात किया। ड्यूडेनम के बारे में अगर हमने बात किया तो ड्यूडेनम में हमने क्या देखा था बेटा? इसी में लीवर का फंक्शन और पेंक्रियास का फंक्शन देख लिया, राइट। अब आइए जेजनम के बारे में, जेजनम के बारे में बात करें, और अंत में इसी में आ जाएगा क्या आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इलम, इलियम कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, तीनों को लिख लीजिए। स्मॉल लिखिए 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, 2.4 मीटर लॉन्ग होगा। देख पा रहे हो कितना बड़ा है? 2.4 मीटर लंबा होता है, बन जाएगा। और उसके बाद लिखिए स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन वाला का, इलियम का बारे में, ये सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन? ड्यूडेनम, मध्यम गति का वो वाला, और इलियम सबसे बड़ा 3.4 मीटर का होता है। 3.4 मीटर लॉन्ग, सबसे बड़ा होगा इलियम, बन जाएगा। लिखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। एक और चीज बताते हैं बेटा, इलियम वो है जहां पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ सभी प्रकार के फूड मटेरियल्स होते हैं, तो ये कंप्लीट एब्जॉर्ब करता है। देखिए, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन भी लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। क्या क्या? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, पानी, केवल पानी, कुछ नहीं होता, केवल आपका पानी होता है। वाटर एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होंगे बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, बन जाएगा। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये याद रखेंगे, यहां पर होता है, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए, क्या क्या कंप्लीट का मतलब क्या? यहां देखिए, हम लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट in the form of glucose, fat, वसा, लिख पा रहे हैं? फैट in the form of fatty acid, आप टेंशन नहीं ले, फैटी एसिड से डरेंगे नहीं। फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के नाम में, ये सेम वही चीज है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है जो बदल जाता है,
ठीक है, और एक और लिख लीजिए उसके बाद प्रोटीन, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के रूप में। ये याद कर लीजिएगा आप, बस पेपर बनाने वाला आपको फैटी एसिड ही देगा, क्योंकि ये टेक्निकल भाषा में आता है इसलिए आएगा, बन जाएगा। उसके बाद से एक चीज और लिख लीजिए बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है, यही नोट डाल के लिखिए। सिर्फ दो जगह पाया जाता है बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक स्ट्रक्चर यानी उंगली की आकृति के संरचना पाए जाते हैं, जिसे विली कहा जाता है। ये केवल दो जगह पाए जाते हैं, कहां कहां, आपका जेजनम और इलम में पाया जाता है। अब आइए लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी देख लीजिए अंत में, हम यहां देख लेते हैं, यहीं पे लिख दे क्या, आगे देख लो। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, क्या क्या सिस्टम है आपके अंदर, देख रहे हो। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा चार हिस्सों में टूटा होता है, लिखिए। पहला कैसिकम, कैसिकम लिख लीजिए ऐसे करके, इसको पढ़ा जाता है कैसिकम या उंडुक, उंडुक कहते हैं बेटा। दूसरा कॉलन, ए बी कॉलन, सी लिखिए रेक्टम, और अंत में डी एनस। ये चार पार्ट होते हैं, बन जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है, ये चीज याद रखें। एक चीज और बता दें, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको अपेंडिक्स पाया जाता है, ये बात नहीं भूलेंगे। इसी में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है अंत में, इसके बाद अंत में होता है अपेंडिक्स, अंत में ही होता है, बनेगा। ये नोट करके लिखा, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसको, पूरा नाम बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से जाता है। ये वो है जहां से स्टूल क्या होता है, बाहर जाता है। स्टूल जो है एक्सक्रीट करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जाता है, ठीक है। एक और बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। ये बहुत बड़ा काम है, ये आपके शरीर में जल की मात्रा को बैलेंस करके रखता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, बन जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन करता है ठीक है, जल्दी से देखिए 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन। हमने शुरू किया था कि 2 प्रकार के डाइजेशन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। भौतिक रूप में बात करते हैं तो पहला क्या बताया था, जिसमें एंजाइम की मदद नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, परंतु खाने को चबाना काटना इसमें शामिल होता ताकि खाना छोटा हो जाए, जो कि डाइजेशन में मददगार होता है। दूसरा केमिकल की बात करते हैं तो मुंह से चालू होता है, माउथ से। मैंने आपको क्या बताया था, माउथ में टंग, टंग से क्या क्या रिलीज होता है जरा बताएंगे। सिलेब्री ग्लैंड पाया जाता है जिसमें से सलाइवा निकलता है। सलाइवा यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सलाइवा को लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, 2 बातें निकलती हैं, पहला टाइलिन या अल्फा अमाइलेज और दूसरा निकलता है लाइसोजाइम। अल्फा अमाइलेज या टाइलिन क्या करता है आपका, ये आपको कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पचाने के काम में आता है। दूसरा लाइसोजाइम की बात करें या बैक्टीरिया पैथोजेंस को क्लिक मारने का काम आता है। वहीं पे म्यूकस ग्लैंड निकलता है, म्यूकस होता है, चारों तरफ म्यूकस होता है, वो जो निकलता है वो क्या करता है, स्लेस्मा, चारों तरफ से एक परत बना दे ताकि वो नीचे आराम से चला जाए। फेरिंक्स और लेरिंक्स, इसके बाद बात करते हैं ओसोफेगस में। तो बेटा ओसोफेगस में किसी प्रकार का कोई भी क्या होता है, डाइजेशन नहीं होता है, बनेगा ओसोफेगस। अच्छा एक चीज और है, टंग में एक चीज और देख लीजिए, कहां कहां, सबसे पीछे कड़वा फील होता है, साइड में आपको खट्टा फील होता है, टिप में आपको मीठा फील होता है, बीच में कुछ भी फील नहीं होता है, बनेगा। ओके आगे देखिए, एक और बात बताते हैं। कई बार पेपर में आपको पूछा जाता है कि जब इंसानों को मसाला फील होता है, मसाला फील होता ही नहीं है। शरीर आपका कॉम्प्लेक्स, आपका मुंह जो है कॉम्प्लेक्स चीजों को फील ही नहीं करता। इवन यहां तक क्या हो बता दें, तीखा, तीखा जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप जब मिर्ची खाते हो तो आपका जीभ आपको बताता ही नहीं कि वो तीखा है, समझ में आ रहा है। तीखा जैसा कोई टेस्ट होता ही नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। आप जैसे मिर्ची खाते हो उसमें केमिकल रिलीज होता है, केमिकल, आप जो मिर्ची होता है उसमें केमिकल होता है, एसिड होता है, वो आपके ब्रेन को हीट कर देता है। इससे आपको क्या लगता है, पानी मांगते हो उसको ठंडा करने के लिए,
समझ आ रहा है? वास्तविकता में तीखा जैसा कोई टेस्ट होता ही नहीं, आपके बड को पता ही नहीं तो टेस्ट कैसे होगा बनेगा? यहां कहां हमने लिखा तीखा, समझा? उसके बाद यहां पे डाइजेशन नहीं होता, ये गलतफहमी नहीं रहना, ठीक है? आगे अब बात करते हैं पेट की बात। पेट में अगर हम बात करते हैं डाइजेशन को लेकर, तो इसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एचसीएल, पेप्सिन और रेनिन बनेगा। एचसीएल कहां से निकलता है आपका? यहां देखिए, एक्सेल निकलता है आपका पेरिटल ग्लैंड या ऑक्सिनेटिक ग्लैंड से निकलता है, जिससे एचसीएल क्या करता है बेटा? दो काम एचसीएल के होते हैं, पहला पैथोजेंस को मारना, दूसरा पेप्सिन को एक्टिव करना। यह बात नहीं भूलना, यह बिना अगर एचसीएल आपके शरीर से ना निकले तो प्रोटीन डाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों? पेप्सिन जो होता है वो उदासीन होता है, उसको एक्टिव करने के लिए एसिडिक बेस चाहिए होता है, तब पेप्सिन एक्टिव होता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट कर देता है। एक और रिलीज होता है रेनिन, जो दूध को पचाने का काम आता है, क्योंकि दूध में कैसीन प्रोटीन होता है जिसे केवल रेनिन ही पचा सकता है बनेगा। दूध, दही, मठा, मिठाई सब कुछ, इसलिए ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पाया जाता है, डीयू है, ड्यूडेनम पाया जाता है जो कि सी शेप का आकार होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे बॉडी में। क्यों? क्योंकि यहां पर लीवर यानी यकृत से और पेंक्रियाज अगर बात करते हैं, यानी कि आपका पेंक्रियाज क्या बोलते हैं? अग्नाशय, इससे निकलने वाले जूस के कारण यहां डाइजेशन बहुत ज्यादा होता है और बहुत डाइवर्स होता है। जैसे लीवर की बात करते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? बाइल जूस, जिसको क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि, जिसे आता है जठर रस कहते हैं, जो कि जाके गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी जरूरत पड़ती, जब भी आप भोजन खाते हो, ये निकल के आता है। इसलिए कहा जाता है आपका लीवर डैमेज हो जाए तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, राइट? अच्छा, इसके बाद से क्यों आती है? क्योंकि ये निकालेगा नहीं जूस, तो उससे क्या होगा? एसिडिक बना रहेगा, ड्यूडेनम काम नहीं करेगा, वो सीधे बाहर फेंक देगा। तो ये चीज। अब उसके बाद से बात करते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। बाइल जूस निकलता है, सिक्रीट करता है, वो एसिडिक को बेस में परिवर्तित कर देता है। लीवर के और बहुत सारे काम है जिससे सवाल आया हुआ है। विटामिन ए डी, ये पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। क्या करता है? आपका लीवर बनाता है। हेपरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। हेपरिन क्या होता है? आपके शरीर में ब्लड को फ्लो कराने में काम आता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो यही पाउडर मिला होता है उसमें। इसके अलावा ये एक्सक्रीट करने में मदद करता है यूरिया को। जब हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप देखना लीवर का काम आएगा। और होमोपाइसिस, जब आपके शरीर बच्चे पेट में होते मां के, तब आपका बोन मैरो नहीं बनता, तब खून इसी प्रक्रिया से बनता है, बनेगा। इसके बाद देखिए एक और पॉइंट, पेंक्रियास दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, आगे जब हम हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे तब देखना, उसमें दिखेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैन पाया जाता है। लैंगरहैन है, आइलेट ऑफ लैंगरहैन है, एक सेल है जिसमें तीन प्रकार के सेल मिले होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जिसको डेल्टा सेल भी कहा जाता है। तो अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन, जो कि ग्लूकोज को पचाने के काम में आता है। इंसुलिन, डायबिटिक को कंट्रोल करने के काम आता है। और डेल्टा सेल जो होता है सोमेटोस्टेनिन, जो कि आपके सेक्सुअल हार्मोन की तरह कार्य करता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें तीन प्रकार के एंजाइम रिलीज होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन यानी पेप्टॉन को अमीनो अम्ल में बदल देगा। लाइपेज फैट को करेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और अमाइलेज जो है डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को, बनेगा। ओके, आगे देख लीजिए। अंत में स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम। सबसे बड़ा इलम होता है, सबसे छोटा ड्यूडेनम होता है। इसकी साइज 2.4 मीटर लॉन्ग है। और आपकी जानकारी बता दें, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन दोनों में ही पाया जाता है, बाकी में नहीं। ये अंतिम होता है इलम, जहां पर सभी प्रकार के फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। पेपर में कल ये आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, फैट को फैटी अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में, और उसके बाद प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में ये ले लेता है। इसके बाद रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बचा खुचा पानी जो आप पीते हो खाने के दौरान, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के चार पार्ट होते हैं, कैकिकम या कैसिकम कहा जाता है इसको। ये कॉलन, रेक्टम और एनस। एनस वो होता है जहां से अंत में अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, बनेगा। यहां पर एक चीज और है, इसी के पास आपका क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई उपयोग नहीं है अब, बनेगा। ये रहा आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। कल हम बात करेंगे एक और नए सिस्टम के साथ, कि देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या आपका इम्यूनिटी सिस्टम, इनमें से किसी एक को पकड़ के कल हम देखेंगे, ठीक।